नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एक उच्च स्तरीय परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.39%। दिल्ली सरकार ने कल से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी। साप्ताहिक बाजार भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ कल से खुलेंगे। मौसम विभाग ने बिहार के विभिन्न भागों में अगले 2 दिन में अत्यधिक वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी दी। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ आज मनाई गई। टोक्यो ओलंपिक का शानदार समापन समारोह बिना दर्शकों के संपन्न। कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने भारतीय दल की अगुवाई की और नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन का खेल वर्षा के कारण अब तक शुरू नहीं हुआ। समाचार संध्या में चारू सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर बाद 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार देश के मेहनतकश किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना से किसान के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। श्री मोदी किसान सम्मान निधि योजना पर हमेशा विशेष बल देते रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। मतलब कि 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे और लाभार्थी किसानों से संवाद भी करेंगे। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में 2-2 रुपए के रूप में दी जाती है। यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना के तहत चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। पीएम किसान योजना के तहत अब तक 1,38,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एक उच्च स्तरीय परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। ये खुली परिचर्चा सामुद्रिक अपराधों और असुरक्षा के प्रभावी रूप से निपटने तथा सामुद्रिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इस परिचर्चा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देशों की सरकारों के कई प्रमुखों के भाग लेने की संभावना है। इस परिचर्चा में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय अधिकारी भी भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट पर परिचर्चा का सीधा प्रसारण होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सामुद्रिक सुरक्षा और अपराधों के विभिन्न पहलुओं पर
कई बार चर्चा की है और संकल्प पारित किए हैं। हालांकि ये पहली बार है कि सामुद्रिक सुरक्षा पर समग्र रूप से उच्च स्तर पर चर्चा होगी। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 55,91,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। 43,910 मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.39% हो गई है। देश में अब तक 3 करोड़ 10 लाख 99,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 39,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 491 लोगों की मौत हुई। इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 4,06,000 से ज्यादा है। सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 52 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास फिलहाल 2 करोड़ 42 लाख टीके मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा कि लगभग 9 लाख टीके भेजने की प्रक्रिया में हैं। केंद्र सरकार टीकाकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। दिल्ली में कल से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आंशिक रूप से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र स्कूलों में दाखिला और काउंसलिंग संबंधी कामकाज के अलावा बोर्ड परीक्षा से संबंधी प्रायोगिक कार्यकलापों के लिए स्कूल जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों में स्वास्थ्य जांच संबंधी सेवाएं भी दोबारा शुरू करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा इन दोनों गतिविधियों के बारे में उचित दिशा निर्देश जारी किया जाएगा ताकि कोविड के नियमों का पालन हो सके और बच्चों की सुरक्षा भी हो सके। दिल्ली के साप्ताहिक बाजार कल से फिर खोले जाएंगे। इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड की दूसरी लहर के कारण अप्रैल महीने में दिल्ली में लॉकडाउन के बाद साप्ताहिक बाजार बंद कर दिए गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने आज पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगमों में सभी दुकानों को सभी कार्य दिवसों में रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा होटल और रेस्तरां भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में इस शर्त के साथ मॉल खोलने की अनुमति दी है कि केवल उन्हीं लोगों को मॉल में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने कोविड रोधी टीकों की दोनों खुराक ले ली हैं। महाराष्ट्र में कोविड के मरीजों में लगातार कमी आ रही है। भंडारा जिला कोविड मुक्त होने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। राज्य कोविड निगरानी अधिकारी डॉक्टर प्रदीप आवटे ने बताया कि विभिन्न उपायों के बाद ये सफलता मिली है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पिछले 3 दिन से कोविड-19 बीमारी के जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 0 है। यानी कि आज की तारीख में इस जिले में कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट कहीं ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है या कहीं घर में आइसोलेट नहीं किया गया है। बेसिकली 3T और 2C जिसे कहते हैं कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये जो एक पंचसूत्री है उसी का अनुपालन करने से जिले को यश जो है वो मिला है कोविड की रोकथाम करने में। राज्य के कुछ और जिले भी संक्रमण मुक्त होने की राह पर हैं। राज्य के 66% से अधिक कोविड मरीज पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा और सांगली जिलों से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड की रोकथाम और उपचार के प्रबंध प्रभावी ढंग से जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण में काफी कमी आई है, लेकिन अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संक्रमण की रोकथाम के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लखनऊ में कल एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कोविड स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ किया जाना है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल सोमवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर शिक्षण संस्थानों की समयावधि तथा संस्थानों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देशों को तय किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण के संबंध में भविष्य के आकलन के अनुसार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को तेजी से सुदृढ़ किया जाए। इस समय 9 जनपदों अलीगढ़, अमेठी, एटा, फिरोजाबाद, गोंडा, हाथरस, मिर्जापुर, पीलीभीत और प्रतापगढ़ में कोविड का एक भी मरीज नहीं है और ये जनपद कोविड-19 के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों में धन मुहैया कराने के संबंध में कई स्थानों पर छापे मारे। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी एनआईए का सहयोग कर रहे हैं। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, बडगाम, राजौरी और शोपियां सहित जम्मू कश्मीर में 45 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए। जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जांच एजेंसी ने दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया है। इसे जमाते इस्लामी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के प्रति कोई दया नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन संतों और सूफियों की भूमि कश्मीर में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिन्हा ने कुड़गाम जिले के दूर दराज के इलाके कुंड में कहा कि सईद सिमनानी जैसे सूफियों और संतों की भूमि पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। इन्होंने शांति को बढ़ावा देने और हिंसा समाप्त करने के लिए अपना खून और पसीना बहाया है। उन्होंने कहा कि हिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने इमामों और खतीबों से बच्चों पर नजर रखने को कहा, जिससे वे गलत रास्ते पर नहीं चले जाएं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ तत्व और पड़ोसी देश कश्मीर में शांति नहीं चाहते। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने न्यायाधीशों और न्यायपालिका के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के लिए कल 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों लोगों को आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल नवंबर में 16 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था। इन लोगों पर आरोप लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों को लेकर न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। सीबीआई ने आरोपियों के परिसरों में भी तलाशी अभियान चलाया है और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एक उच्च स्तरीय परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.39%। दिल्ली सरकार ने कल से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी। साप्ताहिक बाजार भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ कल से खुलेंगे। मौसम विभाग ने बिहार के विभिन्न भागों में अगले 2-3 दिनों में अत्यधिक वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी दी। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर आज मनाई गई। टोक्यो ओलंपिक का शानदार समापन समारोह बिना दर्शकों के संपन्न। कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने भारतीय दल की अगुवाई की और नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन का खेल बारिश के कारण अभी तक शुरू नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिन में 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला द्वितीय का उद्घाटन करेंगे और लोगों को रसोई गैस एलपीजी का कनेक्शन देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उज्ज्वला योजना का पहला चरण 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था।
अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार किया गया और इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग, चाय बागान, वनवासी और द्वीप श्रेणियां जोड़ी गईं और इनकी महिलाओं को भी रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। बाद में इसका लक्ष्य फिर से निर्धारित कर 8 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन कर दिया गया। इसे निर्धारित समय से 7 महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया। बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और रसोई गैस कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया। उज्ज्वला के दूसरे चरण के तहत ये जमा राशि मुक्त रसोई गैस कनेक्शन उन निम्न आय वर्ग के परिवारों को दिए जाएंगे जो पिछले चरण में इसके दायरे में नहीं आ पाए थे। दूसरे चरण में लाभार्थियों को पहला सिलेंडर भरा हुआ और चूल्हा मुफ्त मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कोविड महामारी के दौरान मानवता की सेवा के लिए देश के डॉक्टरों की सराहना की है। श्री नड्डा आज उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना योद्धाओं को संबोधित कर रहे थे। आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं, शाबाशी के भी पात्र हैं। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। श्री नड्डा ने कहा कि अगस्त के अंत तक भाजपा 2 लाख गांवों में 4 लाख स्वयंसेवक तैयार करेगी, जो यदि महामारी की तीसरी लहर आती है तो उस समय अपने अपने गांव में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में सेवा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में एक नई स्वास्थ्य नीति पेश की गई थी, जिसमें उपचार की सभी पद्धतियां एलोपैथी, आयुर्वेद और अन्य के बीच आपसी टकराव रुक गया। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में विकास का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 10 करोड़ 75 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है। श्री नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। बिहार में मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न भागों में अगले 2 दिन में अत्यधिक तेज वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि वे इस आपदा की आशंका के समय घरों में ही रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, रोहतास और बांका जिलों में बिजली गिरने से 14 लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकट संबंधी को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घायलों के निःशुल्क इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने बताया है कि केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन को राज्य में समयबद्ध तरीके से लागू करेगी। आज हावेरी में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पाटिल ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में 91,91,000 ग्रामीण परिवारों में से 28 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ग्रामीण भाग में पाइप द्वारा पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन कार्यक्रम को समय सीमा पर पूर्ण करने का निर्देश कर्नाटक कृषि मंत्री बीसी पाटिल द्वारा दिया गया है। 2021-22 में 25.17 लाख ग्रामीण भाग के घरों को नल का पानी देने जाने का संकल्प राज्य में बनाया गया है। मंत्री जी ने आज हावेरी जिला रट्टीहಳ್ಳಿ तालुक के इंगलगोंडी, सत्तगीहಳ್ಳಿ और शिरगंबी गांव में जल जीवन मिशन द्वारा नल का पानी देने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इससे 1055 घरों को पाइप द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 79वीं वर्षगांठ है। 1942 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन की शुरुआत दक्षिण मुंबई के ग्वालिया टैंक से हुई थी। इस दिन को हर साल अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में उन संस्मरणों, तस्वीरों और अभिलेखों के सर्वोत्तम संग्रह को प्रदर्शित किया गया जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में अपार योगदान है। श्री रेड्डी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम एकता, शक्ति और दृढ़ संकल्प के सुनहरे अध्यायों से पटा पड़ा है, जिनमें भारत छोड़ो आंदोलन एक गौरवपूर्ण घटना थी। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जनता की शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है और आने वाले कई दशकों तक स्मृतियों में बना रहेगा। श्री रेड्डी ने आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न मनाने का जिक्र किया। श्री रेड्डी ने कहा कि अमृत महोत्सव एकता और आजादी की भावना का जश्न है, जिसको हम सब आजादी के 75वें वर्ष के रूप में मना रहे हैं। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में हम उन क्षेत्रों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्होंने देशवासियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस श्रृंखला में आज बात करेंगे युवा सशक्तिकरण की। पिछले 7 वर्ष में युवा सशक्तिकरण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की नीति निर्धारण, शासन और एजेंडे का प्रमुख हिस्सा रहा है। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का आह्वान किया था कि वे कभी भी अपनी आकांक्षाओं पर अंकुश न लगाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में वो अधिक सक्षम होता है। साथियों, देश की, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो न्यू इंडिया को और मजबूत करने वाली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है और कई योजनाएं भी आरंभ की हैं। भारत के युवाओं की आकांक्षाओं ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित किया है। पिछले 7 वर्षों में युवाओं की शिक्षा से लेकर सशक्तिकरण, स्टार्टअप से लेकर खेल, सभी क्षेत्रों में काफी काम हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियों को संभालने के लिए समाधान उन्मुख, चुस्त और मानसिक रूप से तैयार करती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। स्टार्टअप संस्कृति नए युग की सोच, नवाचार और रोजगार सृजन का पर्याय बन गई है। युवाओं की कौशल विकास पर सरकार प्राथमिकता दे रही है। स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से प्रतिवर्ष करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार भारत को एक स्वस्थ और फिट राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। फिट इंडिया मूवमेंट एक क्रांति के रूप में तब्दील हो गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में कतर के विशेष राजदूत मुतलाक बिन माजिद अल कहतानी के साथ मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के ताजा हालात पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। एक रिपोर्ट। श्री कहतानी अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया पर चर्चा के लिए 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। कतर के राजदूत ने विदेश मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। श्री जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति का तेजी से बिगड़ना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान के लिए समाज के सभी वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जाए और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। हाल ही में अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान तालिबान ने पूर्वोत्तर प्रांत प्रखर सहित अफगानिस्तान के अनेक प्रमुख जिलों पर कब्जा कर लिया है। सौभाग्य कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। बांग्लादेश के खुलना जिले में शनिवार को एक घटना में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई घरों और दुकानों पर हमला किया गया और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। हमले में कम से कम 6 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। घटना की शुरुआत शुक्रवार की रात नमाज के समय कीर्तन गाने के मुद्दे पर विवाद के बाद हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेल आज समाप्त हो गए। समापन समारोह टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन बिना दर्शकों की उपस्थिति के सादगी से किया गया। एक रिपोर्ट। 23 जुलाई से शुरू हुए खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक आज समाप्त हो गए। खेलों का समापन समारोह टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। कोविड को ध्यान में रखते हुए समारोह का आयोजन सादगी से किया गया। समापन समारोह की शुरुआत स्टेडियम में आतिशबाजी से हुई, जिसमें आयोजकों ने अनगिनत व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने ओलंपिक खेलों को समापन समारोह तक पहुंचाने में मदद की। इसके बाद जापान के क्राउन प्रिंस अकिशिनो और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस पाक आधिकारिक स्टैंड में उपस्थित हुए। सबसे पहले जापान के ध्वज को स्टेडियम में लाया गया और जापान का राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद सभी देशों के ध्वज स्टेडियम में एक गोले की आकृति में दिखाई दिए। इस शानदार दृश्य ने लोगों का दिल जीत लिया। परेड में सबसे पहले जापान के खिलाड़ियों ने प्रवेश किया। भारत की ओर से कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। And you can see the Indian tricolor being held aloft by none other than Bajrang Punia, the bronze medalist. One of the 7 moments of joy for the Indian contingent at Tokyo 2020. India's finest ever performance. India took off thanks to Mirabai Chanu, and then a country of 1.4 billion people landed a gold thanks to the 23-year-old superstar, India's first track and field athletics gold medalist, Neeraj Chopra. समारोह में उन सभी खिलाड़ियों के साहसिक प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जो रोज कोविड की जांच करवाते थे और बायो बबल का हिस्सा थे। समारोह का मुख्य संदेश था, खेल एक उज्जवल भविष्य के दरवाजे खोलेंगे। समापन समारोह में हर टीम के साथ 10 अधिकारियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी एक साथ एक धुन पर चलते नजर आए और उस क्षण को जीते हुए नजर आए। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने जहां पारंपरिक पोशाकें पहनी थी, वहीं आज समापन समारोह में खिलाड़ी ट्रैक सूट पहने नजर आए। सभी खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग टुगेदर का मैसेज दे रहे थे। टोक्यो में 11,090 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने 340 स्वर्ण, 338 रजत और 402 कांस्य पदक जीते। टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को ओलंपिक ध्वज सौंपा। इसके बाद ध्वज को पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो को सौंपा गया और फिर फ्रांस का राष्ट्रगान स्टेडियम में गूंजा। अगला ओलंपिक 2024 में पेरिस में होना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 समाप्त हो चुका है और अब सभी को 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों का इंतजार है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा। भारत ने 7 पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित 48वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि हर वो खिलाड़ी चैंपियन है जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो पदक जीते हैं वो निश्चित रूप से देश को गौरवान्वित करते हैं। नॉटिंघम में इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के आज अंतिम दिन भारत को जीत के लिए 157 रन की और जरूरत है। वर्षा के कारण खेल अभी शुरू नहीं हो सका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कल शाम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एक उच्च स्तरीय परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.39%। दिल्ली सरकार ने कल से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी। साप्ताहिक बाजार भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ कल से खुलेंगे। मौसम विभाग ने बिहार के विभिन्न भागों में अगले 2 दिन में अत्यधिक वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी दी। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ आज मनाई गई।
टोक्यो ओलंपिक का शानदार समापन समारोह बिना दर्शकों की संपन्न। कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने भारतीय दल की अगुवाई की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।